ओके, टॉपिक है शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग। जो अभी हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी में किया था, उसमें हम देख सकते थे कि हमारा जो डिसीजन अप्रेजल प्रोजेक्ट था वो 4 साल या 5 साल का था। तो उसको हम कह रहे थे कैपिटल बजटिंग, और उसमें हम यूज कर रहे थे लॉन्ग टर्म अप्रोचेस। अब हम आ रहे हैं शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग पे। इसमें मोस्ट कॉमनली जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो होता है कॉन्ट्रैक्ट प्राइसिंग, जिसको हम कहते हैं मिनिमम प्राइसिंग भी। अगर आपके सामने कोई कॉन्ट्रैक्ट है, कोई टेंडर है जिसके लिए आपने बिड करना है, तो आप उस कॉन्ट्रैक्ट को सिक्योर करने के लिए अगर बिड मारना चाहते हैं तो आप उसके लिए कम से कम मिनिमम कितनी बिड लगाएंगे। यकीनन एक ही बार का फैसला है, तो हम ये देखेंगे कि हम अगर उस कॉन्ट्रैक्ट को सिक्योर करना चाहें तो क्या क्या कॉस्ट रेलेवेंट है जो कि उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से आएंगी, और क्या क्या कॉस्ट इररेलेवेंट है जो कि उस फैसले के बावजूद, हाँ या ना करने के बावजूद भी आएंगी। एक फैसला इसमें लिया जाता है रिगार्डिंग शटडाउन, डिसीजंस या फिर डिसकंटिन्यू डिसीजंस। हम अगर ये चाहें कि हमारे कोई प्रोडक्ट लाइन है, कोई प्रोडक्ट्स हैं, उनमें से कोई एक प्रोडक्ट हम चाह रहे हैं कि डिसकंटिन्यू कर दें, या हम मल्टीपल सर्विसेज ऑफर करते हैं, हम ये चाह रहे हैं कि कोई सर्विस ऐसी है जो कि हम अब प्रोवाइड करना बंद कर दें, तो उस सर्विस या उस प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू करने से या शटडाउन करने से हमारी कॉस्ट्स पे क्या इंपैक्ट आएगा और हमारे इनकम्स पे क्या इंपैक्ट आएगा, वो हम देखेंगे शटडाउन डिसीजंस के ऊपर। सिमिलरली, लेट्स अज्यूम हमारी कंपनी एक हफ्ते में 7 दिन ऑपरेट करती है। हम ये सोच रहे हैं कि कोई एक दिन, लेट्स से संडे पे, हम अपनी वर्किंग को डिसकंटिन्यू कर दें। तो अगर आप कोई दिन अपनी फैक्ट्री बंद कर देते हैं, अपनी प्रोडक्शन बंद कर देते हैं, उसका एक इंपैक्ट ये आएगा कि आप उस दिन में जो प्रोडक्ट्स बना रहे थे, रेवेन्यू बना अर्न कर रहे थे, वो आप नहीं करेंगे, और उसकी वजह से आप जो वेरिएबल कॉस्ट इंकर कर रहे थे या डायरेक्ट कॉस्ट इंकर कर रहे थे, वो भी आपकी सेव हो जाएंगी। तो शटडाउन डिसीजन में भी हम इस शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग को यूज करते हैं। एक फैसला लेना होता है फर्दर प्रोसेसिंग या फिर एक्स्ट्रा शिफ्ट्स। मिसाल, एक प्रोडक्ट है, हम उस प्रोडक्ट को चाहें तो एक स्टेज पे भी बेच सकते हैं, या फिर उसको एक फर्दर स्टेजेस से पास करके उसके बाद बेच सकते हैं। तो क्या हमें किसी प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करना चाहिए या उसी स्टेज पे बेच देना चाहिए, ये हम रेलेवेंट कॉस्टिंग के अंदर देखते हैं। इसी तरीके से एक्स्ट्रा शिफ्ट्स, लेट्स से हमारी कंपनी सैटरडे संडे पे काम नहीं करती है, लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि अब संडे के दिन भी काम शुरू किया जाए। तो संडे का दिन कैंपस खोलने से हमारे इनकम में क्या इजाफा होगा और हमारे कॉस्ट में क्या इजाफा होगा, और अल्टीमेटली हमें संडे पे कैंपस खोलना चाहिए या नहीं खोलना चाहिए, इसको हम कह सकते हैं एक्स्ट्रा शिफ्ट्स।
इसी तरीके से एक डिसीजन लिया जाता है मेक और बाय। मेक का मकसद कोई चीज इन हाउस प्रोड्यूस करना, या फिर बाय का मकसद है कि हम कोई चीज बनी बनाई सप्लायर से खरीदें। तो हमें इसकी कॉस्टिंग करनी है कि खुद से बनाने में हमारा खर्चा कितना आएगा और सप्लायर से खरीदने में हमारा खर्चा कितना आएगा। लिहाजा हमें कोई चीज खुद से बनानी चाहिए या बाहर से खरीदनी चाहिए। इसी तरीके से आउटसोर्सिंग डिसीजन लिए जाते हैं। आउटसोर्सिंग डिसीजन का मकसद है कि कोई सर्विस या तो हम खुद से प्रोवाइड करें या फिर हम किसी थर्ड पार्टी को कहें, किसी इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल कंपनी को कहें कि वो हमारा ये काम कर दे। मिसाल, अगर हमारी कंपनी में खुद का अकाउंट्स डिपार्टमेंट है और उसमें हमने अकाउंटेंट्स हायर किए हुए हैं, वो हमारी कंपनी की पूरी अकाउंटिंग करते हैं, या फिर हम किसी ऑडिट फर्म को या अकाउंटिंग फर्म को ये सर्विस अवेल कर लें और उसको कहें कि हमारे अकाउंट्स आप ही बना के दो। इसी तरीके से टैक्स है, हमारी कंपनी का खुद का टैक्स डिपार्टमेंट है जो कि खुद टैक्स के हवाले से डिसीजंस लेता है और सेविंग करता है और कैलकुलेशंस करता है। और अगर हम किसी टैक्स फर्म को हायर कर लेते हैं, एंगेज कर लेते हैं, तो हमारे बिहाफ पे टैक्स की वर्किंग्स एंड कैलकुलेशन सारी वो कंपनी करेगी। एचआर का काम होता है रिक्रूटमेंट का, वो आप खुद भी कर सकते हैं या किसी आउटसोर्स किसी दूसरी कंपनी को आउटसोर्स भी कर सकते हैं। तो इन तमाम तर डिसीजंस में हम रेलेवेंट कॉस्टिंग का यूज करते हैं। अच्छा, मसलन इसमें इंपैक्ट क्या आएगा? रेलेवेंट कॉस्टिंग के हवाले से तो हम डिटेल में पढ़ चुके हैं पहले, और अब इसको हम मजीद गहराई में लेके आ रहे हैं। लेट्स अज्यूम हमें किसी डिसीजन के लिए मटेरियल चाहिए, तो हम उस फैसले में मटेरियल की कॉस्ट क्या लगाएंगे। एक एग्जांपल कि हम एक बिल्डर है एंड डेवलपर है, हम कस्टमर की मुख्तलिफ साइट्स पे उनको बंगलोज और ऑफिसेस कंस्ट्रक्ट करके देते हैं। एक कस्टमर ने हमें अप्रोच किया है कि मेरे पास 200 गज का प्लॉट है, मैंने 4-5 जगहों से कोटेशन मंगवाई है, और आप भी बराए करम मुझे अपनी कोटेशन दें कि अगर मेरा 200 गज का बंगलो मैं आपसे बनवाऊं तो आप मुझे उसके लिए क्या पैसे चार्ज करेंगे। अब ये होगी कॉन्ट्रैक्ट प्राइसिंग, हमें ठेका मिल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, हम देखते हैं कि उसमें मटेरियल क्या क्या लगेगा और हम उस मटेरियल की रेलेवेंट कॉस्ट क्या लगाएंगे। सबसे पहला सवाल आपने ये देखना है कि क्या वो मटेरियल हमारे पास पहले से स्टॉक में मौजूद है या नहीं। मिसाल, उस कस्टमर की काम के लिए हमें सीमेंट चाहिए, हमें उसके काम के लिए टाइल्स चाहिए, मार्बल्स चाहिए, सैनिटरी फिटिंग्स चाहिए, सरिया चाहिए। तो जो भी मटेरियल आपको चाहिए, आपने देखना है कि क्या वो मटेरियल हमारे पास पहले से मौजूद है। मिसाल, हम ये देखेंगे कि उसकी जॉब के लिए जो सीमेंट चाहिए, क्या वो सीमेंट ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है। दो में से कोई एक जवाब आ सकता है। पहला जवाब लेट से आता है नहीं, हमारे पास वो मटेरियल मौजूद नहीं है।
अगर आपके पास सीमेंट, अज्यूम उसके 200 गज के बंगलों के लिए हमें 1200 बोरी सीमेंट चाहिए। हमें यह देखना है कि क्या सीमेंट पहले से हमारे पास मौजूद है या नहीं, और हमें जवाब आता है कि नहीं, हमारे पास कोई सीमेंट मौजूद नहीं है। तो अगर उस कस्टमर का ठेका हम लेते हैं तो सीमेंट कहां से आएगा? हमारे पास तो नहीं है। अगर हम उसको कॉन्ट्रैक्ट उसका लेते हैं तो सीमेंट कहां से आएगा? आप लोगों का क्या मशवरा है, सीमेंट कहां से आएगा? करेक्ट। हमास का कहना यह है कि वो सीमेंट हमें परचेस करना पड़ेगा या बाय करना पड़ेगा, ऑब्वियसली। अच्छा, तो जब मेरे पास वो स्टॉक में है ही नहीं, तो मेरे पास यही ऑप्शन है कि मैं उसको परचेज करूं, और जितने का मुझे मार्केट से सीमेंट पड़ेगा मैं वही पैसे आपको लगाऊंगा। इसको हम कहते हैं रिप्लेसमेंट कॉस्ट। रिप्लेसमेंट कॉस्ट का मकसद सिंपल, कि हम मार्केट से नया मटेरियल कितने में खरीद सकते हैं। इसको मैं कॉस्ट का लफ्ज इसलिए नहीं यूज कर रहा क्योंकि कॉस्ट में वो मटेरियल भी आ सकता है जो कि आपके पास पहले से मौजूद है, इसीलिए मैं इसको कॉस्ट नहीं कह रहा, मैं इसको कह रहा हूं रिप्लेसमेंट कॉस्ट। यानी कि जितने में ये नया मटेरियल खरीदने का मुझे खर्चा आएगा। चलो, ये आपने मुझे सही मशवरा दे दिया कि अगर हमारे पास मटेरियल मौजूद नहीं है तो हमें परचेज करना पड़ेगा। लेकिन अगर हमें गोडाउन से जवाब आता है कि वो मटेरियल हमारे पास पहले से ही मौजूद है, तो हमें अगला सवाल ये करना है कि क्या वो मटेरियल हमारे पास रखा हुआ है या फिर पड़ा हुआ है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रखा हुआ एंड पड़ा हुआ? बासित, अगर मेरे पास 1200 के 1200 बोरियां पड़ी हुई हैं, इनफैक्ट 1200 की जगह मेरे पास 1500 बोरियां पड़ी हुई हैं, तो पड़ी हुई हैं और रखी हुई हैं, क्या क्या फर्क है? मतलब व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रखा हुआ एंड पड़ा हुआ? करेक्ट। काम का है या नहीं है। अगर रखा हुआ है तो मतलब मेरे काम का है, अगर पड़ा हुआ है तो मैं कहूंगा कि मेरे पास एक्स्ट्रा है। मिसाल, अगर आपके फोन की बैटरी डाउन है और आप मेरे पास आते हैं, देखते हैं कि मेरा फोन पहले ही चार्ज पे लगा हुआ है, तो आप क्या करेंगे? मेरा फोन निकाल के अपना चार्जर लगा देंगे अम्मी की तरह। जब आप देख रहे हैं कि मेरा चार्जर ऑलरेडी यूज में है, तो डेफिनेटली आप वो यूज नहीं करेंगे। लेकिन अगर मेरा चार्जर आप देखेंगे कि टेबल पे रखा हुआ है, पड़ा हुआ है, लेट्स से मेरे यूज में नहीं है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर, क्या आप थोड़ी देर के लिए अपना चार्जर मुझे दे सकते हैं? तो हम ये देखेंगे कि वो जो मटेरियल हमारे पास मौजूद है, क्या वो रेगुलर यूज में है या नहीं। अगर जवाब आता है कि ये रेगुलर यूज में है,
अगर ये जो मटेरियल आपके पास रखा हुआ है ये रेगुलर यूज में है, तो कस्टमर के बंगलों के लिए सीमेंट कहां से आएगा? हालांकि सीमेंट आपके पास पहले से मौजूद है। अगर सीमेंट आपके पास रेगुलर यूज में है, तो कस्टमर के बंगलों के लिए सीमेंट कहां से लाओगे? हाँ रमशा, अम्मी ऐसे करती है ना, हमारा फोन चार्ज पे लगा होता है, निकाल के अपना लगा देती है। होता उनका 90% है, फिर भी उनको 100% चाहिए होता है। ओके सो अगर हमारे पास मौजूद तो है लेकिन हमारे काम का है, तो अगर ये वाला सीमेंट मैं इस कस्टमर की जॉब पे यूज कर भी देता हूं, तो चीज ऐसी है जो कि रनिंग है, मुझे तो फिर चाहिए होगा। तो मुझे क्योंकि दोबारा मार्केट से खरीदना ही पड़ जाएगा, लिहाजा इस मटेरियल को ना छेड़ो। आप कस्टमर को मार्केट से लेके लगा देना, क्योंकि मेरे पास जो मटेरियल पड़ा हुआ है उस पर बुरी नजर डालने की जरूरत नहीं है। काम की चीज है। अगर फारिग होती थी, एक्स्ट्रा होती थी, सरप्लस होती थी, मेरे काम में ना होती थी, तो हम आपस में बात कर सकते थे। मिसाल, आप फोन देख रहे हैं कि मैं अपना फोन बड़े मजे से यूज कर रहा हूं और बड़ा खुश हूं, तो आप आके पूछेंगे कि सर आप बेच रहे हैं? मैं बोला नहीं, तो बस बात करने की जरूरत ही क्या है, नहीं बेच रहा। लेकिन अगर आप कहते हैं, मैं कहता हूं हाँ यार बेचना तो है, तो हम आपस में बैठ के बात कर लेते हैं। अगर आप कहते हैं कि ये मटेरियल मेरे इस्तेमाल में नहीं है, तो क्या करोगे? अब मेरे सामने तीन चीजें आती हैं। एक आती है परचेज कॉस्ट, यानी जितने में मैंने खरीदा था। दूसरी आती है रियलाइजेबल वैल्यू, जितने में मैं अपना वो मटेरियल बेच सकता हूं। और तीसरी आती है रिप्लेसमेंट कॉस्ट, जितने में नया मटेरियल खरीदा जा सकता है। तो अगर आपके यहां मटेरियल रेगुलर इस्तेमाल में है, यूज में है, तो मैं आपको तंग नहीं कर रहा, मैं आपको नहीं छेड़ रहा। लेकिन अगर आपके पास मटेरियल पहले से ही मौजूद है, तो आप मुझे कितने में लगाएंगे? कहेंगे कि मेरे पास इस मटेरियल का क्या यूज है। अगर आप कहते हैं कि इस मटेरियल का ऑल्टरनेटिवली कोई भी यूज नहीं है, ये मैंने किसी दूसरे, लेकिन मेरे काम में नहीं आया या बच गया, अगर मेरी जॉब में ना नहीं लगाओगे तो करोगे क्या? तो आप इसको बेचोगे, तो इसकी जो भी स्क्रैप या रियलाइजेबल वैल्यू होगी, आप ये मटेरियल मुझे उतने में लगा देना। मिसाल, आपने एक खास किस्म का सीमेंट खरीदा था जो आम जॉब्स में इस्तेमाल नहीं होता। कोई दूसरी साइट के लिए आपने वो सीमेंट खरीदा था, लेकिन अब आपके
सॉरी, इंटरनेट का इशू आ गया था। आवाज क्लियर है? ओके, गेटिंग बैक टू दिस। तो होता यह है कि आपके पास कोई एक खास मटेरियल का सीमेंट मौजूद है जो कि आपने किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए खरीदा था, लेकिन अब आप तकरीबन जितने भी ठेके लेते हैं उसमें उस तरह का कोई मटेरियल